वेलकम बैक एवरीवन। वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी प्रैक्टिस सेट नंबर ये 1068 है। सीरीज यूपीपीएससी पीसीएस के लिए चल रही है। प्रैक्टिस करेंगे इसमें हम करंट अफेयर्स के प्रश्नों पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टेस्ट सीरीज की प्लेलिस्ट बना रखी है, वहां पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 106 तक पहुंच सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है उसका। पहला प्रश्न, हाल ही में केंद्रीय पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा एक मसौदा अधिसूचना जारी करके पौग बांध वन्यजीव अभयारण्य की सीमाओं की परिधि से 1 किलोमीटर के क्षेत्र को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है। आपको बताना है कि ये जो अभयारण्य है वो किस राज्य में स्थित है। उत्तराखंड में, कर्नाटक में, हिमाचल प्रदेश में, मध्य प्रदेश में। इको सेंसिटिव जोन को 10 किलोमीटर के क्षेत्र में घोषित किया जा सकता है। ठीक है, किसी झील, वन्यजीव अभयारण्य या बायोस्फीयर रिजर्व की सीमाओं के। तो पौग बांध वन्यजीव अभयारण्य की सीमाओं की परिधि से 1 किलोमीटर के क्षेत्र को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया और यह है हिमाचल प्रदेश में। सी है इसका आंसर, केंद्रीय पर्यावरण और वन मंत्रालय के द्वारा। तो इस अभयारण्य की सीमाओं की परिधि से 1 किलोमीटर का क्षेत्र इको सेंसिटिव जोन घोषित हो गया है। पोग बांध वन्यजीव अभयारण्य हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में स्थित है ये। और वर्ष 1994 में भारत सरकार ने इसे राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमि घोषित किया। ठीक है, और पोग बांध झील जो है उसको वर्ष 2002 में रामसर साइट घोषित किया गया था। ये अभयारण्य है। क्वेश्चन नंबर 2 पर आइए। दिसंबर 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उद्घाटित अयोध्या हवाई अड्डे से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य सही नहीं है। 30 दिसंबर 2023 को प्रधानमंत्री मोदी ने नवनिर्मित अयोध्या हवाई अड्डे का उद्घाटन किया। इस हवाई अड्डे का नाम स्वामी विवेकानंद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा रखा गया है। पहले चरण में हवाई अड्डे की जो वार्षिक क्षमता है वो 10 लाख यात्रियों की है और हवाई अड्डे के टर्मिनल भवन का क्षेत्रफल है 6500 वर्ग मीटर। बुलेट पॉइंट है, ये पता होने चाहिए आपको। हवाई अड्डे के टर्मिनल भवन का जो क्षेत्रफल है 6500 वर्ग मीटर या 6500 वर्ग मीटर। ठीक है, हवाई अड्डे के पहले चरण की जो वार्षिक क्षमता है वो 10 लाख यात्रियों की है, ये भी ठीक है। और 30 दिसंबर 2023 को नवनिर्मित अयोध्या हवाई अड्डे का उद्घाटन किया गया, ये भी ठीक है। गलत है यहाँ पर बी वाला स्टेटमेंट। इस हवाई अड्डे का नाम महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, ना कि स्वामी विवेकानंद। तो विकल्प बी सही नहीं है। उद्घाटन हुआ इसका 30 दिसंबर 2023 को। किसने किया? प्रधानमंत्री ने। इस हवाई अड्डे का नाम है महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ना कि स्वामी विवेकानंद। और पहले चरण में हवाई अड्डे की वार्षिक क्षमता है 30 लाख यात्री की और टर्मिनल भवन का क्षेत्रफल है 6500 वर्ग मीटर। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। हाल ही में चर्चा में रहे आईएनएस इम्फाल को भारतीय सेना में कब शामिल किया गया? आईएनएस इम्फाल को भारतीय सेना में शामिल किया गया है 26 दिसंबर 2023 को। बी है इसका आंसर। आईएनएस इम्फाल प्रोजेक्ट 15वीं का तीसरा स्टील्थ गाइडेड मिसाइल विध्वंसक युद्धपोत है। इसे 26 दिसंबर 2023 को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया और इसे भारतीय नौसेना के युद्धपोत डिजाइन ब्यूरो द्वारा डिजाइन किया गया है और यह भारत में निर्मित सबसे शक्तिशाली युद्धपोत में से एक है और इस जहाज पर ब्रह्मोस मिसाइल स्थापित है। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन किया गया अगस्त 2023 में दक्षिण अफ्रीका के जोहानसबर्ग में। सी है इसका आंसर। दक्षिण अफ्रीका द्वारा अगस्त 2023 में जोहानसबर्ग में 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। ब्रिक्स जो है वो विश्व की अग्रणी उभरती अर्थव्यवस्थाओं जैसे कि ब्राजील, रूस, भारत, चीन तथा दक्षिण अफ्रीका के समूह का संक्षिप्त रूप है। दिसंबर 2010 में दक्षिण अफ्रीका को ब्रिक में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया था, जिसके बाद इस समूह का संक्षिप्त नाम ब्रिक्स हो गया। ठीक है, ब्रिक हो गया ब्रिक्स। 2010 में दक्षिण अफ्रीका इसमें शामिल हो गया। एस फॉर साउथ अफ्रीका, सी फॉर चाइना, आई फॉर इंडिया, आर फॉर रूस, बी फॉर ब्राजील। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। 16वें वित्त आयोग के गठन से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। 31 दिसंबर 2023 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इसका गठन किया। नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष रहे अरविंद पनगड़िया की अध्यक्षता में इसका गठन किया गया। यानी 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष किसको बनाया गया है? अरविंद पनगड़िया को। और 15वें वित्त आयोग के कौन थे?
एनके सिंह, बहुत पूछा गया वो प्रश्न। तो पहला और दूसरा दोनों के दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर सही हैं, सही ही पूछ रहा है तो सी है इसका आंसर। 16th फाइनेंस कमीशन, 31 दिसंबर 2023 को इसका गठन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा ही गठन इसका किया था। पॉलिटी में पढ़ाया था। किसकी अध्यक्षता में? नीति आयोग के पूर्व प्रथम उपाध्यक्ष और कोलंबिया विश्वविद्यालय के प्रोफेसर रहे, मतलब पूर्व में रहे, अरविंद पनगड़िया। तो 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? एनके सिंह। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर अरविंद पनगड़िया। नीति आयोग के पूर्व में उपाध्यक्ष थे ये। और नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। कभी कभी समाचारों में रहने वाली न्यू डेवलपमेंट बैंक किसकी पहल है? बिम्स्टेक की, क्वाड देशों की, ब्रिक्स की, आसियान की? इसका मुख्यालय है संघाई, चीन में, और ये पहल है ब्रिक्स देशों की भी है इसका आंसर। न्यू डेवलपमेंट बैंक जो है वो ब्रिक्स देशों की पहल है, मुख्यालय इसका संघाई, चीन में। और वर्ष 2014 में ब्राजील के फोर्टालिजा में छठे ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान नेताओं ने न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना के समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। और इसने अब तक 70 बुनियादी ढांचे और सतत विकास परियोजनाओं को मंजूरी दी है न्यू डेवलपमेंट बैंक ने। संघाई, चीन में हेडक्वार्टर है इसका। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। दिसंबर 2023 में किस संस्था ने वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट दिसंबर 2023 जारी की? वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट भारत में कौन जारी कर सकता है? आरबीआई करेगा, सी है इसका आंसर। वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट दिसंबर 2023 कब? 28 दिसंबर 2023 को जारी। किसके द्वारा? भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा, और इसका 28वां संस्करण है। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। हरित क्रांति के जनक कहे जाने वाले एमएस स्वामीनाथन, एमएस में एमएस का मतलब क्या है? मोनकोम्ब संबाशिवन स्वामीनाथन का हाल ही में 28 सितंबर 2023 को 98 वर्ष की आयु में निधन हो गया। आपको बताना है कि इनका जन्म कहाँ हुआ था। इनका निधन हुआ चेन्नई, तमिलनाडु में। इनका जन्म हुआ था तमिलनाडु में ही, भी है इसका आंसर। देखिए, एम एस स्वामीनाथन का जन्म 7 अगस्त 1925 को कुंभकोणम, तमिलनाडु में हुआ था, यानी भारत में। ये महात्मा गांधी की मान्यताओं और भारत के स्वतंत्रता संग्राम से काफ़ी प्रभावित थे। इन्होंने भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के महानिदेशक के रूप में काम किया। इन्होंने खाद्य और कृषि संगठन परिषद के स्वतंत्र अध्यक्ष के रूप में भी काम किया तथा अंतर्राष्ट्रीय संरक्षण और कृषि संगठनों में नेतृत्वकारी भूमिकाएं निभाई। इम्पोर्टेंट है इनको कौन कौन से पुरस्कार मिले इनके जीवन काल में और मरणोपरांत भी। देखिए, कृषि में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए उन्हें कई पुरस्कार और सराहनाएं मिली, जिसमें वर्ष 1987 में प्रथम विश्व खाद्य पुरस्कार विजेता के रूप में उन्हें सम्मानित किया गया, तो पहला ही मिला इनको। 1967 में इनको पद्मश्री मिला, 1972 में पद्म भूषण मिला, 1989 में मिला पद्म विभूषण। रेमन मैग्सेसे मिला इनको 1971 में, और 1986 में मिला अल्बर्ट आइंस्टाइन विश्व विज्ञान पुरस्कार। और हाल ही में जनवरी 2024 में इनको मरणोपरांत भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किए जाने की भी घोषणा की गई, अन्य 4 लोगों के साथ। यानी इस बार कुल 5 को मिला भारत रत्न। एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है डेजर्ट साइक्लोन, किन दो देशों के बीच होता है ये? डेजर्ट साइक्लोन संयुक्त सैन्य अभ्यास है भारत और यूएई के बीच, यानी भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच, भी है इसका आंसर। डेजर्ट साइक्लोन 2024 यह भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है। इसका आयोजन हुआ 2 से 15 जनवरी 2024 के मध्य राजस्थान में। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 10 है नासा के मिशन ओसिरिस अपेक्स से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 3 स्टेटमेंट है। देखिए, दिसंबर 2023 में नासा द्वारा मिशन ओसिरिस अपेक्स लॉन्च किया गया। कब? दिसंबर 2023 में। दूसरा स्टेटमेंट है ओसिरिस अपेक्स क्षुद्र ग्रह एपोफिस में भौतिक परिवर्तनों का अध्ययन करने के लिए एक मिशन है, और नासा के अनुसार एपोफिस क्षुद्र ग्रह की उत्पत्ति मंगल और बृहस्पति के बीच मुख्य क्षुद्र ग्रह बेल्ट में हुई थी। अब ओसिरिस अपेक्स क्या नासा का ही मिशन है, किसी और देश का है, जैसे कि यूरोपियन यूनियन, फ्रांस, चीन या भारत? देखिए, नासा का ही है ये, ठीक है। और एपोफिस क्षुद्र ग्रह के लिए भेजा गया है, ये करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट, दूसरा भी करेक्ट है और तीसरा भी करेक्ट है। एपोफिस क्षुद्र ग्रह की उत्पत्ति मंगल और बृहस्पति के बीच मुख्य क्षुद्र ग्रह बेल्ट में हुई थी। तो तीनों के तीनों स्टेटमेंट वाला डी में किस में है? ए में है, तो ए वाला स्टेटमेंट सही हो जाएगा। इसका 1 2 3 सही है तीनों।
तो उपरोक्त सभी कथन जो हैं सत्य हैं। नासा का मिशन ओसिरिस अपेक्स लॉन्च, ठीक है, कब हुआ लॉन्च? ये दिसंबर 2023 में। उद्देश्य क्या है इसका? एपोफिस क्षुद्र ग्रह का अध्ययन करना। कब पहुंचेगा ये वहाँ? अप्रैल 2029 तक पहुंचेगा। और ओसिरिस अपेक्स का काम क्या होगा? ये लगभग 18 महीनों तक क्षुद्र ग्रह के चारों तरफ बगैर उतरे काम करेगा। और एपोफिस क्या है? एपोफिस सिलिकेट सामग्री और निकेल आयरन से बना एक पथरीला क्षुद्र ग्रह है। एपोफिस की उत्पत्ति, नासा के अनुसार इसकी उत्पत्ति मंगल और बृहस्पति के बीच क्षुद्र ग्रह बेल्ट में हुई थी। और विशेषता क्या है? इस क्षुद्र ग्रह के लिए नासा का यह दूसरा मिशन है। एक वेन्यू भी भेजा था, वेन्यू के लिए, क्षुद्र ग्रह वेन्यू के लिए ओसिरिस रेक्स भी भेजा था नासा ने। 11वां प्रश्न है, 27 दिसंबर 2023 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ऑकलैंड में भारत का महावाणिज्य दूतावास खोलने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। आपको बताना है कि ऑकलैंड किस देश में स्थित है। ऑकलैंड है न्यूजीलैंड में। सी है इसका आंसर। तो ऑकलैंड में खुलेगा भारत का पहला महावाणिज्य दूतावास। मंजूरी मिली 27 दिसंबर 2023 को। मंजूरी प्रदानकर्ता कौन है? केंद्रीय मंत्रिमंडल। और ऑकलैंड कहाँ पर स्थित है? न्यूजीलैंड में। तो ऐसा ही पूछा सकता है कहाँ खोला जाएगा, तो न्यूजीलैंड में, न्यूजीलैंड के ऑकलैंड में। और इस महावाणिज्य दूतावास के खोले जाने और पूरी तरह से चालू होने की संभावना कब? 12 महीने की समय सीमा के भीतर, यानी ये इसी साल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाए। दिसंबर 2023 में निम्नलिखित में से किसे पहला मनोहर पर्रिकर युवा वैज्ञानिक पुरस्कार प्रदान किया गया है? यह है मनोहर पर्रिकर और ये है डॉक्टर मथवराज एस, ठीक है, इन्हीं को मिला है प्रथम मनोहर पर्रिकर युवा वैज्ञानिक पुरस्कार 2023। ए है इसका आंसर। तो दिसंबर 2023 में इसरो के वैज्ञानिक है वो, ठीक है, डॉक्टर मथवराज एस को प्रथम मनोहर पर्रिकर युवा वैज्ञानिक पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया। इस पुरस्कार के तहत इनको मिलेंगे 15 लाख रुपए और प्रशस्ति पत्र, 5 लाख रुपए और प्रशस्ति पत्र। क्वेश्चन नंबर 13 पर अजय, दिसंबर 2023 में किसे राष्ट्रीय तानसेन सम्मान 2022 प्रदान किया गया? राष्ट्रीय तानसेन सम्मान 2022 प्रदान किया गया है पंडित गणपति भट्ट को। सी है इसका आंसर। राष्ट्रीय तानसेन सम्मान 2022 25 दिसंबर 2023 को कर्नाटक के हैं ये पंडित गणपति भट्ट हसनगी, इन्हीं को यह पुरस्कार प्रदान किया गया। और यह जो पुरस्कार है हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए मध्य प्रदेश शासन के द्वारा दिया जाता है, मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा दिया जाता है। और यह पुरस्कार वर्ष 1980 में स्थापित किया गया था, राष्ट्रीय तानसेन सम्मान। और इस पुरस्कार के तहत जो सम्मान राशि है वो है 5 लाख रुपए की और एक श्रीफल प्रदान किया जाता है। नंबर 14 पर अजय, सितंबर 2023 में मुख्य सचिवों का तीसरा राष्ट्रीय सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित हुआ? कहाँ हुआ है ये दिसंबर 2023 में मुख्य सचिवों का तीसरा राष्ट्रीय सम्मेलन? नई दिल्ली में। मुख्य सचिवों का तीसरा राष्ट्रीय सम्मेलन 27 से 29 दिसंबर 2023 के मध्य हुआ, नई दिल्ली में, याद रखिएगा। और सम्मेलन की अध्यक्षता की भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाइए। 3 दिसंबर 2023 को राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी एनसीआरबी ने एक रिपोर्ट दी है, रिपोर्ट 2022। और इस रिपोर्ट के अनुसार कौन सा राज्य वर्ष 2022 में महिलाओं के खिलाफ उत्पीड़न के दर्ज मामलों में शीर्ष स्थान पर है? हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार या कोलकाता? वर्ष 2022 में महिलाओं के खिलाफ उत्पीड़न के दर्ज मामलों में शीर्ष स्थान पर है उत्तर प्रदेश। और यह रिपोर्ट प्रकाशित की है एनसीआरबी ने, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो या नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट है। और सबसे कम है कोलकाता में। तो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट है 2022 की, जो कहती है कि उत्तर प्रदेश वर्ष 2022 में महिलाओं के खिलाफ उत्पीड़न के दर्ज मामलों में शीर्ष स्थान पर है। और ये रिपोर्ट यह भी कहती है कि कोलकाता जो है सार्वजनिक सुरक्षित राज्यों की सूची में प्रथम स्थान पर है। और भारत में 11.28% अपराध उत्तर प्रदेश में हुए हैं, जो कि अन्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की तुलना में देश में 20वें स्थान पर है। एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार कलकत्ता जो है लगातार तीसरे वर्ष भी भारत का सबसे सुरक्षित शहर के रूप में अपना स्थान बनाए हुए है। ठीक है, पश्चिम बंगाल का कलकत्ता। इन सभी टेस्ट की आप फुल टेस्ट सीरीज प्राप्त कर सकते हैं। नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके सब्सक्राइब रखिएगा सिविल सर्विसेज स्टडी चैनल को। क्वेश्चन नंबर 16 पर आ जाइए। 11 दिसंबर 2023 को भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 370 को रद्द करने वाले वैधानिक आदेश को वैध धारित किया।
इस निर्णय में जम्मू कश्मीर के लिए सर्वोच्च न्यायालय की मुख्य टिप्पणी क्या रही? ठीक है, कुछ लोगों ने स्टे लगा दिया था इसके लिए कि ये गलत हुआ है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट बोला ये सही हुआ है। ठीक है, आर्टिकल 370 को जो हटाया गया, यानी विशेष राज्य का दर्जा जो छीना गया जम्मू कश्मीर से, वो सुप्रीम कोर्ट का कथन है उसमें कि वो सही चीज़ है। देखिए, जम्मू कश्मीर के विलय के पश्चात भी जम्मू कश्मीर के पास संप्रभुता थी। जम्मू कश्मीर में ने भारत में विलय के पश्चात अपनी संप्रभुता खो दी। जम्मू कश्मीर राज्य एक स्वायत्त राज्य बना रहेगा। जम्मू कश्मीर को 3 भागों यथा जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बांट देना चाहिए। क्या बोला सुप्रीम कोर्ट ने? बोला ये जम्मू कश्मीर के विलय के पश्चात भी जम्मू कश्मीर के पास संप्रभुता थी। ए है इसका आंसर। देखिए, 11 दिसंबर 2023 को भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 370 और 35A के निशस्त्रीकरण पर अपना ऐतिहासिक निर्णय सुनाया, और इस निर्णय के माध्यम से न्यायालय ने भारत की संप्रभुता एवं अखंडता की पुष्टि की, जिसे प्रत्येक भारतीय अपने मन में संजो कर रखता है। तो सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि 5 अगस्त 2019 को अनुच्छेद 370 को निरस्त करने का सरकार का निर्णय, जिसने तत्कालीन जम्मू कश्मीर राज्य के विशेष दर्जे को समाप्त कर दिया था, संवैधानिक एकीकरण को बढ़ावा देने के लिए किया गया था, न कि विघटन के लिए। न्यायालय ने इस सत्य को भी स्वीकार किया कि अनुच्छेद 370 अपनी प्रकृति में अस्थायी था, टेम्पररी था, इसलिए हटा दिया गया। क्वेश्चन नंबर 17 पर आ जाइए। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 ये पहली बार हुए हैं नई दिल्ली में। ए है इसका आंसर, मतलब नई दिल्ली में पहली बार हुए हैं। तो दिल्ली में पहली बार खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 का आयोजन किया गया 10 से 17 दिसंबर 2023 के मध्य। और खेलो इंडिया पैरा गेम्स का आयोजन दिल्ली के 3 स्थानों कहाँ? इंदिरा गांधी स्टेडियम, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम और करणी सिंह शूटिंग रेंज में किया गया। इन खेलों में 32 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों और सेवा खेल बोर्ड के 1450 से अधिक प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया या भाग लिया। और खेलो इंडिया पैरा गेम्स में 7 पैरा खेल थे। एथलेटिक्स था, शूटिंग था, तीरंदाजी, फुटबॉल, बैडमिंटन, टेबल टेनिस और वेट लिफ्टिंग का आयोजन किया गया। ठीक है, ये नंबर में भी याद रखिए कितने खेल थे? 7 खेल। नई दिल्ली ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 18 पर अजय, हाल ही में समाचारों में रहा निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे बड़ा सर्वेक्षण पोत है? भारत का सबसे बड़ा सर्वेक्षण पोत, INS सम्राट, INS संधायक, INS गरुण। भारत का सबसे बड़ा संरक्षण पोत है INS संधायक, ऑप्शन नंबर बी। देखिए, दिसंबर 2023 में गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड द्वारा INS संधायक को भारतीय नौसेना को समर्पित किया गया। INS संधायक भारत का सबसे बड़ा सर्वेक्षण पोत है। INS संधायक गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स द्वारा भारतीय नौसेना हेतु निर्मित 4 सर्वेक्षण पोतों की श्रृंखला में प्रथम पोत है। INS संधायक भारत का सबसे बड़ा संरक्षण पोत वर्तमान में। क्वेश्चन नंबर 19 पर आ जाइए। 12 दिसंबर 2023 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिखर सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया? ये हुआ है नई दिल्ली में। ए है इसका आंसर। 12 दिसंबर 2023 को भारत के प्रधानमंत्री ने ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी GPAI शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया नई दिल्ली के भारत मंडप में। ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 29 सदस्य देशों के साथ एक बहुहितधारक पहल है, और भारत वर्ष 2024 यानी इस साल के GPAI का लीड चेयर है। क्वेश्चन नंबर 20 अंतिम प्रश्न है। हाल ही में राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस कब मनाया गया? नेशनल पोल्यूशन कंट्रोल डे हर साल जिस तिथि को मनाया जाता है वो उसी तिथि को मनाया गया 2023 में भी 2 दिसंबर को। बी है इसका आंसर। राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस नेशनल पोल्यूशन कंट्रोल डे 2023 कब मनाया गया? 2 दिसंबर 2023 को। यह दिवस भोपाल गैस त्रासदी में जान गंवाने वाले लोगों की स्मृति में मनाया जाता है। और ये भोपाल गैस त्रासदी से बहुत प्रश्न बने एग्जाम्स में। और ये त्रासदी कब हुई थी? 2 से 3 दिसंबर 1984 की मध्यरात्रि को हुई थी। और इस त्रासदी में मिथाइल आइसोसाइनेट यानी MIC गैस के रिसाव के कारण कई लोगों की मृत्यु हो गई थी।
ठीक है, इस चीज़ को भी याद रखिएगा, इस चीज़ को भी याद रखिएगा। ये दोनों से प्रश्न कई बार बने एग्जाम में, और इसी की स्मृति में मनाया जाता है राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस हर साल 2 दिसंबर को। इस साल मनाया गया 2 दिसंबर 2023 को, मतलब पिछले साल 2-3 माह पहले। तो ये 20 इंपॉर्टेंट प्रश्न थे, इनकी प्रैक्टिस 1 से 2 बार कर लीजिएगा। धन्यवाद।